नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। वैसे पॉइंट्स को इस सेशन में हम कवर करेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी परेशान करता है। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो आपको बहुत से वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एक जगह के क्वेश्चन देख करके। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद उन कंफ्यूजन को काफ़ी हद तक आप कम कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी वन बाय वन मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आप सबने पढ़ा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ था, लेकिन वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए वन संरक्षण अधिनियम तो ये है 1980, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन अधिनियम तो ये 1927। तो देखिए, तीनों सिमिलर आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन यही आपको कंफ्यूज करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 और वन अधिनियम 1927। इसी को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वन्य जीव और वन अधिनियम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको 1972 को आपको कन्वर्ट कर देना है, 919 है तो इसमें क्या है 72 के जगह पे आपको 27 कर देना है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव को क्या कहा जाता है? आर्कटिक कहा जाता है, ठीक है। आर्कटिक किसको कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। अंटार्कटिक की अगर बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है, ठीक है। दोनों चीज को याद रखिएगा, ये कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे बच्चे। राष्ट्रीय युवा दिवस, हम सबको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और हम क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के तौर पे हम सब मनाते हैं, यूथ डे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात आती है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। डेट सेम है 12, लेकिन मंथ जो होगा वो होगा अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के तौर पे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आज का होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों आप देख लीजिए ध्यान से, हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब देखिए, दो वर्ड सिमिलर आपको देखने में लगते हैं। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, इसके जनक हैं हैकेल, और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जनक जो है एजी टेंसलेर। तो दोनों आप देख लीजिए ध्यान से। राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को, ठीक है। और ये सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये 8 मार्च। बहुत लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में 8 मार्च, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाता है और दोनों ऑप्शन रहते हैं तो लोग 8 मार्च ही टिक करते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पे हम सब मनाते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश के सबसे पहले जो कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो थे वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये 11 अक्टूबर। तो मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है सभी, जो कि आपको काफी परेशान करते हैं पेपर में। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, पिट्सबर्ग जो है अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है। पिट्सबर्ग अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए तो अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए सेंट पीटर्सबर्ग तो ये आपका रूस का औद्योगिक केंद्र है। दोनों के ध्यान से देखिए, पिट्सबर्ग से पूछा जाए तो ये आप अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है, और सेंट पीटर्सबर्ग पूछा जाए तो ये रूस का औद्योगिक केंद्र है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। देखिए, ये 3 चीज जो है ना आपको अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। मैनचेस्टर क्या होता है, अगर आपसे देखिए मैनचेस्टर यहाँ वर्ड जो आया है, मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का जो सूती वस्त्र केंद्र था उसको हम सब कहते हैं। और ये तीनों जगह जो है अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर, ये कपड़ा के लिए फेमस है, इसीलिए हम सब इसे उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का और भारत का मैनचेस्टर के तौर पे जानते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम सब। अब देखिए दिल्ली का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद हम लोगों ने देखा शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली का जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और ये कहां पे है, लाल किले के अंदर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, और आगरे का जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, दोनों चीज को आप देख लीजिए। ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती, ये जो है हुमायूं का किला जो दिल्ली में है उस पर आधारित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ताजमहल की फुहर नकाशी कह ले, या दूसरा ताजमहल, या दक्षिण भारत का ताजमहल जो कहा जाता है वो बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो कि राबिया उद्दौरानी का मकबरा है। ठीक है, इसको हम सब फुहर नकाशी भी कहते हैं ताजमहल का, या फिर दूसरा ताजमहल के तौर पे भी हम सब जानते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का ताजमहल कौन सा है तो बीबी का मकबरा ही होगा सही जवाब। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद ईसा खां था। ताजमहल का राजगीर कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। दोनों चीज को याद रखना है आपको। अब देखिए जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स और पॉइंट्स हैं यहां से आता है। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है हम सब जानते हैं ये दोनों पाक और इंडिया में डिवाइड है। ठीक है, दोनों जगह बहती है। ठीक है, लेकिन सिंध नदी जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी इंडिया में बहने वाली नदी है। सिंधु भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, सिंध नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। प्राचीन काल में 9 रत्न जो होते थे वह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू के दरबारी थे, याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन काल में 9 रत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू के दरबारी हुआ करते थे, और मुगल काल में जो 9 रत्न थे वह अकबर के दरबारी थे। दोनों याद रखिए। अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबारी थे उनको हम 9 रत्न के तौर पे जानते थे, और मुगल काल की जब बात होती है तो वो अकबर के दरबारी जो थे उनको 9 रत्न के तौर पे जाना जाता था। है ना, बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पे, तो आपको यहाँ से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु भाषा के कवि थे उनको कहा जाता था। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। देखिए तीनों, देखिए आपको एक जैसा लग रहा है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा का कवि, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, और अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ। तो ये सभी जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में। कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसका पूरा जो करवाया था वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके याद में बनाया गया है तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है जिसके सम्मान में बनाया या जिसके सम्मान में इसका निर्माण हुआ वो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं। जुड़वा बहनें, जुड़वा बहनें ट्विन सिस्टर्स, कोची और एर्नाकुलम, यानी केरल में जो एर्नाकुलम है इसको कहा जाता है। कोची और एर्नाकुलम दोनों कहाँ पे है, केरल में ही है। इन दोनों को ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहनें कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जुड़वा नगर तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। तो ये है हैदराबाद और सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में है। दोनों देखिए है ना सिमिलर, यहीं पे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है तो जमशेदपुर को कहा जाता है, जो कि झारखंड में है, लोहे का नगरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए हम लोगों ने देखा था पीटर्सबर्ग के बारे में, यूएसए का लौह इस्पात उत्पादन केंद्र जो उसको हम कहते हैं। भारत का सिराज जौनपुर यूपी को कहा जाता है। सिराज क्या है, देखिए सिराज हम लोग ने देखा कि भारत का सिराज, सिराज क्या है, सिराज जो ईरान का एक शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, उस तरह से जौनपुर जो है वो है। ठीक है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, चाणक्य को।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए ये सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बहुत सारे वैसे हम कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सभी पॉइंट्स को आप देखिए। मैकियावेली क्या है? इटली का राजनीतिक विशेषज्ञ था और उसने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की थी। द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मैकियावेली ने की थी और इटली का राजनीतिक विशेषज्ञ था। और आपको पता ही चाणक्य नीति है ना, तो भारत का किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, मैकियावेली, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन कौन था भाई? फ्रांस का शासक था। इसकी तुलना किससे की गई है? समुद्रगुप्त से। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और शेक्सपियर कौन था? आपको पता है, ब्रिटेन का लेखक था, है ना। तो ध्यान से आप देखिएगा, बहुत बारीकी से मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके वीडियो हैं आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं से। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के तौर पर जो जाना जाता है वो शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है दोनों, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो आपको याद रखना। शेरे मसूर टीपू सुल्तान को जाना जाता था। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता था, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप ध्यान से देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। शहीद आजम की बात करें तो भगत सिंह को, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद आजम भगत सिंह। देश बंधु देखिए, देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। इसी को आप याद रखेंगे। और यहां पे है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था। दोनों चीज को याद रखना, देश बंधु चित्तरंजन दास और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। देश रत्न के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। और भारत का मिसाइल मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको मिसाइल मैन के तौर पे हम सब जानते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा मिसाइल मैन, लेकिन मिसाइल वुमेन की अगर हम बात करें तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है। पाकिस्तान का मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान को कहा जाता है। ये तो रही बात मिसाइल मैन की। तीनों चीजों को आप यहाँ पे याद रखिएगा। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस और पाकिस्तान का मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? मोरारजी देसाई 1977 में। और पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे 1977 में, लेकिन पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी, मतलब पूरी तरीके से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे, जो कि एनडीए कहलाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे 1996 में। किसी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? ईएमएस नंबूद्रिपाद, जो कि केरल के बने थे 1957 में। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला राज्य जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये लगाया गया था पंजाब में, जिसको हम पम्सू के नाम से जानते हैं, 1951 में। यूपी में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1968 में। देखिए, आपको पता है यूपी हमारे देश का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो है 17.49%, तकरीबन मान के चलिए 18%। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत है? 16.5%, यानी कि तकरीबन 17%। दोनों चीजों को आप यहाँ पे समझ रहे हैं। हमारे देश का जो जनसंख्या है पूरे विश्व का जनसंख्या का 18% लगभग है। पूरी अगर देखा जाए तो 17.49% है। और पूरे देश में हमारा जो जनसंख्या उसका 17% के आसपास जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। और यूपी का क्षेत्रफल भारत का कितने प्रतिशत है? 7.33%। इसी को ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.5% के आसपास है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है उसमें यूपी का जो योगदान है, यानी यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है 7.33%।
राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। संक्षिप्त में राष्ट्रगान की गायन अवधि कितना है? 20 सेकेंड। ये दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रगान जो है इसकी जो अवधि है वो 52 सेकेंड मैक्सिमम है, और संक्षिप्त में अगर करना है जो कि पहले और अंतिम जो पंक्ति है उसको गाया जाता है तो इसमें आपको 20 सेकेंड के अंदर गाना होता है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितना है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत याद है आपको, है ना, वंदे मातरम, जो कि आपको 65 सेकेंड में गाना होता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से क्यों दिया गया, जो कि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों चीजों को। यहाँ पे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद हैं, और डिवाइन कॉमेडी के लेखक जो हैं दांते हैं। तो तीनों एक जैसा है ना, सिमिलर। तो यहाँ से हम सब कंफ्यूज होते हैं ना। अगर ऑप्शंस में रहेगा तो हम टिक कर देंगे फट से। लाइफ डिवाइन देखा, अरे यार डिवाइन की बात हो रही है, यहाँ पे अरविंदो घोष हो जाएगा। डिवाइन लाइफ की बात हुई, अरे शिवानंद। तो ये चीजें हमको यहाँ से यही चीजें क्लियर करनी है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1921 में, यानी कि 10 वर्ष बाद। इसको आप याद रखिएगा। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1921 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 1911 में। लेकिन नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। घोषणा हुई थी 1911 में, बना कब? 1912 में। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की राजा तक्ष ने किया था, जो कि वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। और ये कहां पे है? वर्तमान में आपका बिहार में। यहाँ पे आपको सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे राजस्थान बाई मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट है, ये आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, और ये बिहार में भागलपुर आपका एक जिला है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। कहां पे है? बिहार में। अब देखिए यहां पे दो चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया या लाया गया, जो ये 1878 में लाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड लिटन और रिपन दोनों आप याद रखिएगा, लिटन ने लाया, रिपन ने हटाया। ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है। अब देखिए भारत में 10 की जनगणना, यानी कि हमारे देश में जो जनगणना होता है 10 वर्षों के अंतराल पे होता है, तो इसकी जो शुरुआत है लॉर्ड रिपन ने किया था 1881 में। देखिए जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ 1872 में, लेकिन 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जो शुरुआत है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में किया गया। भारत में अब तक कुल जनगणना कितनी बार हुई है? 15 बार। भारत में अब तक 10 की जनगणना कितनी बार हुई है? 14 बार। ठीक है, एक बार तो लॉर्ड मेयो ने ले आया, लेकिन उसके बाद 81 में जो आया उसके बाद 10 वर्षों के अंतराल पे होने लगा, जो कि अभी 14 बार हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए, स्वतंत्र भारत में जनगणना कितनी बार हुआ है? 7 बार। जब हमारी जनगणना की बात आती है तो तीनों चीजों को याद रखना है यहाँ पे कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में, 10 वर्षों की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने 1881 में किया। भारत में कुल जनगणना 15 बार हुई है, 10 की जनगणना की बात करें 14 बार, और स्वतंत्र भारत में जनगणना की अगर बात करते हैं तो 7 बार हुआ 1947 के बाद। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वह कितना होता है? 27.8 किलोमीटर पर मिनट, या अगर आपको आवर में पूछा जाए तो होता है 1670 किलोमीटर पर आवर। अगर मिनट में पूछा जाए तो तकरीबन 28 किलोमीटर, और अगर आपको घंटा में पूछा जाए तो पर घंटे के हिसाब से तो 1670 घंटा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति, ये जो तकरीबन होता है 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और अगर प्रति घंटे की दर से अगर हम देखते हैं तो 1,07,000 किलोमीटर पर घंटा होता है। भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है वो 15 है,
और यूपी में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है 9 है। ठीक है। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो कि 1861 में स्थापित किया गया था। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, जो कि 1960 में स्थापित हुआ था। ठीक है। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है इम्फाल मणिपुर में स्थापित हुआ था 1989 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? WC बनर्जी, आप सबको पता है 1885 में। लेकिन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयबजी, कब? 1887 में। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और अंग्रेज शासक जो बना था, अंग्रेज अध्यक्ष जो बना था, जॉर्ज यूल ने बना था, और एक कब बना था? 1888 में। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड है, तो आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करवा दूंगा। चलिए पहले और देख लेते हैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो है। कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में बने थे। कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम आयु के अध्यक्ष और सबसे अधिक समय तक। कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, 3 बार। यहाँ ए पॉइंट देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था, और ये 1757 बना था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 1757 में पहला गवर्नर जो बना था बंगाल का वो रॉबर्ट क्लाइव बना था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग बना था, कब? 1773 में। ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था, देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग 1773 में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड विलियम वेंटिक बना था 1833 में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल की बात आएगी तो सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। ठीक है, ये था उस समय शासक। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी लंदन में स्थापना कब हुई थी? 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ वो कब हुआ? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त करने की घोषणा कब हुई? 1873 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस कब गई? 1874 में। ठीक है, और भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली 1498 में आए थे। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, जो कि 1498 में भारत आए थे। आगे देखिए, भारत में सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे, जो कि अंतिम इनका शासक कहाँ पे हुआ करता? शासन गोवा में। धोवन सोडा या वाशिंग सोडा कहते हैं इसको, हम क्या किस तौर पे जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा NaHCO3 के तौर पे हम इसे जानते हैं। दोनों चीजों को याद रखिएगा, धोवन सोडा Na2CO3 और खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं NaHCO3। सिल्वर को Ag से हम डिनोट करते हैं, क्विक सिल्वर को Hg से करते हैं। कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2 होता है। वाटर गैस CO+H2। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ठीक है, अम्लों का राजा हम किसको कहते हैं? H2SO4 को। ठीक है, H2SO4 को हम अम्लों का राजा कहते हैं। और अम्ल राज की बात करें तो ये होता है HNO3 सांद्र और 3HCl। ये दोनों को जब मिलता है तो ये बनता है अम्ल राज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं जो कि आपको जानना है। मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिसको काबीना मंत्री भी कहा जाता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं, बाकी मंत्री परिषद में होते हैं। ठीक है,
मंत्रिपरिषद में तीनों आएंगे, 3 तरीके होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की बात हो तो इसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वह होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार जो आकलन हुआ था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1876 में किया गया था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की पहली आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1876 में किया गया था। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार वैज्ञानिक विधि से आकलन जो हुआ वो BKRV राव के द्वारा 1931 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई के द्वारा 1966 में करवाया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में। और पंचमणि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है और पंचगनी महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। दोनों ध्यान दीजिएगा, पंचमणि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, पंचगनी पूछा जाए तो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आपका गांधी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है, तो मीराबेन को कहा जाता है, जिनको मैंडले स्लैट जो है इन्हें। ठीक है, ये अंग्रेज थे, है ना। गांधी का मानस पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, आप सबको पता है ना। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग जो है इसकी संख्या जो है 6 है। वेदांत की संख्या यानी उपनिषद की संख्या 108। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था, 1923 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में। जर्मनी का विभाजन कब हुआ, 1949 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी। दूसरा गांधी या गांधी का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है, आचार्य विनोबा भावे को। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग यूएसए के जो थे उनको कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के तौर पे अब खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं ये कौन है, मेघनाथ देसाई। दोनों चीज याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी लेखक एक और हैं, मेघनाथ देसाई। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, सीता पटाभी रमैया जी ने। किसने, सीता पटाभी रमैया जी ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। महात्मा गांधी की जीवनी लुई फिशर ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मोरिस ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हायुटोई ने लिखा है। ये जीवनी से रिलेटेड जो है आपको याद रखना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को। बिस्मार्क का मतलब क्या है, बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया, और इसी वजह से भारत का बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, और सरदार पता है आपको, सरदार जो है पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने दिया था। मोबाइल सेवा की शुरुआत करने वाला देश कौन है, फिनलैंड है। और कब हुआ था, 1991 में। भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। ठीक है, 4 साल बाद पहले जो हुई देश में फिनलैंड में, उसके बाद 4 साल बाद हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई। 3G शुरुआत करने वाला देश कौन सा है भाई, जापान में। कब हुआ था, 2005 में। अभी हम सब 4G यूज कर रहे हैं ना अपने देश में। भारत में 3G की शुरुआत कब हुई, 2008 में। विश्व में 4G सेवा की शुरुआत किसने किया, चीन ने किया। कब किया, 2010 में। और भारत में 4G सेवा की शुरुआत हुई 2014 में। क्लियर, चलिए और कुछ यहां पे देख लेते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। अब देखिए, लोकपाल या इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओम्बड्समैन। इसका जो शुरुआत है ये करने वाला पहला देश जो है स्वीडन है, 1809 में इसने किया था। ओम्बड्समैन जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वीडन ने किया था 1809 में। भारत में लोकपाल की शुरुआत कब हुई, 2014 में। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 में हुआ। ठीक है, लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। कब किया था, 1971 में। यूपी में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, 1975 में, 4 साल बाद। बिशंबर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त बने थे 1977 में। ठीक है, 2 साल बाद, स्थापना होने के 2 साल बाद।
प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 776 बीसी में हुआ था। और अगर वही आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू किए जाने की बात की जाए तो 1896 ईस्वी में हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय खेल की इसकी प्रसिद्धि मिली थी। उत्तरी ध्रुवों पर रात्रि प्रकाश को क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिण ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रलासिस। ठीक है, अरोरा बोरियालिस जो है उत्तरी ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है, दक्षिण ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। भारत रत्न विजेता प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न विजेता प्रथम विदेशी कौन है भाई? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको दिया गया था। मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, और ये हैं 1966 में इनको दिया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में। यूपी में कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और ये 1888 में आयोजित किया गया था। भारत में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित जो हुए वो कोलकाता में हुआ, और कितनी बार हुआ? 10 बार। यूपी में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित जो हुए इलाहाबाद में हुआ 3 बार, लखनऊ में 2 बार। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी आप सबको पता है नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है ना। चलिए और कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। संभल की जामा मस्जिद कहाँ किसकी है भाई? बाबर की है। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो नदी कौन सी है? कांगो नदी है। और जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी है। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो कांगो नदी, और जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। तो ये तीनों को ना आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजेट, जो कि जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा यानी जेम्स ए हिकी के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। भारत में हिंदी भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, जो कि जुगल किशोर मिश्र के द्वारा इसको छापा गया था 1826 में। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। सियुकी जो है वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। फायुकी जो है फायान का यात्रा वृत्तांत है। सियुकी यानी वेनसांग का, फायुकी फायान का यात्रा वृत्तांत है। अब देखिए कुछ और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को यहाँ देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ एक आत्मकथा किसकी है? मिल्खा सिंह की है, ये जो एथलीट है, ठीक है, एथलीट थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा युवराज सिंह की है, जो कि क्रिकेटर थे, है ना। उड़न सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को। ध्यान से देख रहे ना किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे अंदर। गोरखपुर यूपी में स्थित है, जहां विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको पता है ये चीज। गोरखपुर एक हरियाणा में भी है, जहां पर हाल ही में परमाणु रिएक्टर का शिलान्यास किया गया, आपको पता है। दोनों चीज को याद रखिएगा। गोरखपुर यूपी में अगर पूछा जाए तो जहां पे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और गोरखपुर एक हरियाणा में है जहां पे परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन हुआ, परमाणु रिएक्टर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन हमारे देश में भी है, जो कि गोवा में पड़ता है, एक कस्बा है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टेल है। कौन है? यान मार्टेल है। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के निर्देशक कौन है? आंग ली है। दोनों चीजों को याद रखिए। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास की अगर बात करें तो इसके लेखक यान मार्टेल, लाइफ ऑफ पाई फिल्म की बात करें तो ये आंग ली है। पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। और पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडारण करने वाला जो देश है वो है वेनेजुएला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अलीपुर कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा सभी को, ठीक है। अब देखिए औरंगाबाद जो है बिहार का एक जिला है, जो कि NH2 पे है, ठीक है। और एक औरंगाबाद है महाराष्ट्र का जिला, जहां पे आपको
ताजमहल का फुहर नक्काशी देखने को मिल जाता है ना। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का जिला है और होशंगाबाद महाराष्ट्र का भी जिला है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोनों जगह। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अमरावती महाराष्ट्र का स्थान है जहां पे मौर्यकालीन स्तूप है, लेकिन अमरावती जो है आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक नगर है जिसे सीमांध्र की राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया गया, यानी कि हैदराबाद का राजधानी घोषित किया गया। अंग्रेजों के काल में सती प्रथा निषेध अधिनियम कानून जो बना वो लॉर्ड विलियम वेंटी के कार्यकाल में बना। स्वतंत्र भारत में सती प्रथा निषेध कानून जो बना वो कब बना? 1987 में। अंग्रेजों के काल में फैक्ट्री अधिनियम जो बनाया गया वो 1881 में बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं आपके लिए। स्वतंत्र भारत में फैक्ट्री अधिनियम कब बनाया गया? 1948 में। शिमला सम्मेलन आप सबको पता है, शिमला एग्रीमेंट, तो ये अंग्रेजों के काल में 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शिमला में सम्मेलन आयोजित हुआ था जो कि असफल रहा था, ठीक है। कब हुआ था? 1945 में अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच में आयोजित हुआ था जो कि फेल रहा था। एक शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को, जिसको हम शिमला समझौता के तौर पर जानते हैं, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, ठीक है। दोनों चीज़ को याद रखिएगा, एक 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और दूसरा जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में वो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ईरी अमेरिका के 5 महान झीलों में से एक है और ईरी जो है रेशम की एक प्रजाति भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है गद्दी क्या है? हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, आप लोगों ने पढ़ा है। और गद्दी जो है गदगद्दी कह ले, है ना, ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बकरी की भी प्रजाति है। दोनों चीजों को आप देख रहे हैं। प्रियदर्शी अशोक महान को कहा जाता था, सम्राट अशोक को कहा जाता था। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कहा जाता था। दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिए। राइन नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है, रोन नदी स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है और पो नदी जो है इटली में प्रवाहित होती है। पोपो नदी जो है ये कहां पे बहती है भाई? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बहने वाली नदी है। अब देखिए डोडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब देखिए डोडा बेटा आप सबको पता है ये चोटी है जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। अब देखिए डोडो जो है मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी था जो कि अब लुप्त हो चुका है, ठीक है। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। तो आप लोगों ने देखा डोडोमा, ये सभी जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं, तो एक जैसे देखने में, और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए इंद्रावती नदी ये झारखंड में प्रवाहित होती है। ये जो नदी है झारखंड में प्रवाहित होती है। इरावदी नदी ये म्यांमार में प्रवाहित होने वाली नदी है। अब देखिए देवघर जो है झारखंड में स्थित है, जहाँ की बाबा बैजनाथ धाम से हम सब जानते हैं। अब है देवल नांज, ये सहारनपुर में है। नैना ये मुंबई के निकट नया शहर स्थापित किया गया है। नैन्सी फ्रांस का शहर है। अब देखिए संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव, ठीक है। संविधान सभा का प्रारूप जो है BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हम सब यही समझ पाते हैं कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक की पहली राजधानी बेंगलुरु, याद रखिए कर्नाटक की पहली राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक की दूसरी राजधानी जो है वो है बेलगान। पहली राजधानी बेंगलुरु, दूसरी बेलगान, बहुत कम लोगों को पता होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पहली राजधानी केप टाउन। साउथ अफ्रीका की पहली राजधानी कौन सी है? केप टाउन है। और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी राजधानी जो है प्रिटोरिया है। दोनों चीजों आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया है जो कि आपको रियल में कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है एग्जामिनेशन में। चलिए आगे देखिए। उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी कहाँ पे है? देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून। और उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
नोट कर लीजिए जरूर, ठीक है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, और रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहां से? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वेनगंगा नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। वेनगंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली नदी है, और पेनगंगा जो है ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। यहां पे आप लोगों ने देखा, ठीक है। और महाबेनी गंगा नदी जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो हम लोगों ने क्या देखा? रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश में, पेनगंगा आंध्र प्रदेश में, और महाबेनी गंगा नदी जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, और वृद्ध गंगा के तौर पे भी हम गोदावरी को जानते हैं। इसी को आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ से 1000 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होंगे, साथ ही साथ आपको कंफ्यूजन जो होता है वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पालनपुर, पालनपुर जो है गुजरात का पर्यटन स्थल है। पालनपुर जो है ये गुजरात का पर्यटन स्थल है। और पालमपुर, देखिए पालन और पालम थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लाइटली चेंज है, तो ये हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है। याद रखिएगा, पालनपुर गुजरात का और पालमपुर हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की सियोल। सूडान की राजधानी खार्तूम है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम, और आपका दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है यह है आपका जूबा। शिव समुद्रम परियोजना जो है ये आपका भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, जो कब स्थापित हुई थी? 1902 में। इस चीज को याद रखिएगा, शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है जो 1902 में कर्नाटक में स्थापित हुई थी। सेतु समुद्र परियोजना जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच प्रस्तावित परियोजना है, जो कि धार्मिक कारणों के कारण स्थगित हो गई थी। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला जो है कोलंबिया। आप सबको पता है कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया क्या है? एक लैटिन अमेरिकी देश है। कोलंबिया जो है एक लैटिन अमेरिकी देश है, साथ ही साथ कोलंबिया जो है अमेरिका का एक राज्य है। और कोलंबिया आप सबको पता है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान था जिसकी दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तीनों आप देख रहे हैं, कोलंबिया क्या है? एक लैटिन अमेरिकी देश है, कोलंबिया जो है अमेरिका का एक राज्य है, और कोलंबिया जो है अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान था जिसकी दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। टाइटन। टाइटन क्या है? आपको पता है कि शनि का उपग्रह है ना, शनि का सैटेलाइट है। और ट्राइटेन ये वरुण का उपग्रह है। देखिए टाइटन शनि का और ट्राइटेन वरुण का। विश्व की कहवा मंडी यानी कि कॉफी का जो मंडी कहलाता है विश्व का, वो कहलाता है साओ पालो। कहाँ है? ब्राजील में। हम सब पढ़े हैं ना कि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, तो ये विश्व का कहवा मंडी के तौर पे जाना जाता है। और विश्व का कहवा पतन जो कहलाता है वो सैंट्रोस को कहा जाता है, जो कि ब्राजील में ही है। दोनों चीजों को याद रखिएगा, विश्व की कहवा मंडी कहलाती है साओ पालो ब्राजील में, और विश्व की कहवा पतन जो है सैंटोस को कहा जाता है, जो कि ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं। मूंगा। मूंगा आपको पता है कि रेशम की एक प्रजाति होती है। मूंगा क्या है? रेशम की एक प्रजाति है। और मूंगा की अगर हम बात करें तो मूंगा जीवों से ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। मूंगा जो है रेशम की एक प्रजाति होती है, और मूंगा जो है मूंगा जीवों से ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग मूंगा पहनते भी हैं स्टोन के तौर पे, है ना। चलिए, सेल्विकल्चर वनों के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेल्विकल्चर और सेरिकल्चर दोनों में डिफरेंस है, आप लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं? वायु की आर्द्रता मापते हैं। वायु की आर्द्रता जो हम मापते हैं वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रो और हाइड्रो का आपका यहां समझ में आ गया होगा। हाइग्रो से हम वायु की आर्द्रता मापते हैं, और हाइड्रो से आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं।
जीवों के लिए न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी रखी गई है? 27। और वनस्पति के लिए न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी रखी गई है? 16। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति है, आपको पता है। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है भाई? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकते हैं। राज्यपाल को क्षमा दान का जो शक्ति दिया गया है वो अनुच्छेद 161 से मिलता है। अनुच्छेद 161 में यह प्रावधान दिया गया है। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। मूल जो संविधान हमारा था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। ठीक है, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 6 थे। और वर्तमान संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जो है उसे क्या कर दिया गया है? कानून विधि अधिकार बना दिया गया है ना कि वो मूल अधिकार के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 और प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। और वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत ये किया गया। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1 यानी कि 34। ठीक है, याद रखिएगा, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। कितना है? 34। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213। तो कैसे आप यहां पे कर सकते हैं? दोनों सेम डिजिट है ना। राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। तो देखिए 1 2 3 को अगर हम 213 बनाना है तो ये पहले आ जाएगा और एज यूजुअल रह जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ मत कीजिएगा। राष्ट्रपति आपको याद है 123, तो राज्यपाल के लिए 2 1 3 कर देंगे, 2 पहले ला देंगे। और अगर आपको ये पता है तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले ला देना है। ठीक है, आप आसानी से दोनों को याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो वह लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो। क्लियर। अब आगे देखते हैं। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। उत्तर रामचरित्र भवभूति ने लिखा है। दोनों को याद रखिएगा, रामचरितमानस पूछा जाता है तुलसीदास और उत्तर रामचरित्र तो भवभूति। कैल्सीफेरोल ये विटामिन डी को कहा जाता है। टोकोफेरोल विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू हार गया था, अकबर इसमें जीत गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्वेश्चंस को देखने के बाद। और यही मेरी कोशिश है कि इस सीरीज के द्वारा आपके जो कंफ्यूजन है उसको कम किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1876 में, महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। ठीक है, दूसरी बार किला अगर देखा जाए
पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1876 में हुआ था, महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। दूसरी बार दिल्ली दरबार का जो आयोजन है 1911 में हुआ था, जॉर्ज पंचम के सम्मान में। ठीक है, याद रखिएगा। गति के 3 नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। ठीक है। ग्रहों के गति के 3 नियम किसने दिए? कैपलर ने दिए। याद रखिएगा, गति के 3 नियम जो है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया है, और ग्रहों के गति के 3 नियम जो दिया गया है वो कैपलर के द्वारा दिया गया है। भूगोल के जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल के जनक के तौर पे हम इरेटोस्थनीज को जानते हैं। क्लियर। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर, और जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु। और जीव विज्ञान का 2 पार्ट है, एक है जियोलॉजी और दूसरा है बोटनी। तो जिसको हम जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, तो इसके जनक अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो है वो बोटनी के फादर हैं, और जूलॉजी के अरस्तु को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मील में कितना मीटर होता है? 1600 मीटर होता है। ठीक है, 1 मील में 1600 मीटर होता है। देखिए, 1 मील जो होता है वो 1600 मीटर के बराबर होता है, और अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। एक समुद्री मील को अगर देखा जाए तो 1852 मीटर होता है, जो कि 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, दोनों आप मीटर में अगर पूछा जाए तो 1852 मीटर, और वहीं अगर आपको किलोमीटर में पूछा जाए तो 1.852 किलोमीटर। हम 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर को, तो हमें क्या मिल जाएगा? किलोमीटर मिल जाएगा। कैरेट, कैरेट क्या है? सोने की शुद्धता का मापन करता है, जो कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है, नहीं शुद्ध होता है। और कैरेट हम हीरे का वजन मापते हैं। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 0.2 ग्राम, और अगर इसको मिलीग्राम में देखेंगे तो 200 मिलीग्राम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुआ था, और कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1969 में हुआ था। यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी 1901 में, उस वक्त मात्र 5 फील्ड में ही यह पुरस्कार दी जाती थी, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ 1969 में किया गया। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा आप सबको पता है कि 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्यूमनल अवार्ड था, इसको सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। ये था आपका अगस्त घोषणा। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें तो 1942 में जो 1942 का क्रिप्स मिशन था उसके प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगस्त घोषणा 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्यूमनल अवार्ड को सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की, तो इसको हम अगस्त घोषणा के तौर पर जानते हैं। और अगस्त प्रस्ताव जो है 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा जाता है। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी के दार्शनिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे। हर्ष थानेश्वर की पुष्यभूति वंश का शासक था, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। और क्यूरी ताप देखिए, क्यूरी ताप जिस ताप पर चुंबक अपना चुंबकीय शक्ति खो देता है उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। और क्यूरी क्या है? रेडियो एक्टिविटी का मात्रक भी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। H1N1 जो है वो क्या है? स्वाइन फ्लू का विषाणु है। किसका? स्वाइन फ्लू का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट यहां पर देखते हैं। देखिए H1N1 हमने देखा, अब H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का विषाणु है। ECG स्टैंड फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, यानी कि ब्रेन से।
साक्षरता, इसकी गणना जो है वो 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु के वर्ग में की जाती है। याद रखिएगा, साक्षरता जो है इसकी गणना 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए किया जाता है, उसके नीचे नहीं होता है। प्रौढ़ साक्षरता, इसकी गणना की अगर हम बात करें तो 15 वर्ष या उसके ऊपर के आयु वर्ग के लिए किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या की आयु कितना है? 15 से 65 वर्ष। आश्रित जनसंख्या की आयु कितना है? 15 से कम और 65 वर्ष से अधिक। दोनों को आप देख लीजिएगा यहां पे, कार्यशील और आश्रित। जब पृथ्वी सूर्य से या सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उपसौर, पेरीहेलियन। ठीक है, याद रखिएगा। जब पृथ्वी सूर्य से या सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर, जो कि 4 जुलाई को होता है। याद रखिएगा, दोनों चीज को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। अब देखिए, चंद्रमा से हम बात करते हैं अगर, तो चंद्रमा की बात हम करते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो वह स्थिति उपभू कहलाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो वह स्थिति अपभू कहलाता है। उपभू और अपभू। ठीक है, चंद्रमा का घूर्णन काल 27 दिन 8 घंटे का है। चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटे, और इसी को हम चंद्रमा का घूर्णन काल भी कहते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर आप सब जानते हैं। एक्यूप्रेशर जो है दाब आधारित चिकित्सा पद्धति है जो चीन और जापान में अपनाई जाती है। एक्यूपंचर, एक्यूपंचर क्या है? पंचर, आप सब जानते हैं कि पंचर हम किसको कहते हैं? टायर में अगर होल हो जाता है और उसका एयर लीक हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? पंचर, है ना। उसी तरह से एक्यूपंचर जो है सुई चुभोकर चिकित्सा की पद्धति है, और यह भी चीन तथा जापान में प्रचलित है ना। सुई चुभोकर किया जाता है, यानी पंचर कर दिया जाता है इंसान को और इलाज किया जाता है। इससे तो ये समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है भाई? स्टार क्या है? सूर्य क्या है? एक स्टार है, एक तारा है, तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा पूछा जाए तो सूर्य, और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा पूछा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय ये तकरीबन 500 सेकेंड है, और अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। अगर आपको 500 सेकेंड दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मिनट में। चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है भाई? 1.3 सेकेंड, बहुत कम लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार में प्रथम वित्त मंत्री कौन बने थे? अंतरिम सरकार जो एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित जो हुई थी, उसमें प्रथम वित्त मंत्री जो बने थे वो बने थे लियाकत अली। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे सडमुकोम चेट्टी, ठीक है। इसी दोनों को याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था उसमें लियाकत अली, और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो बने थे वो सडमुकोम चेट्टी बने थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 2 सितंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार जो राष्ट्रपति बने थे वो 24 जनवरी 1950 को बने थे। कहने का मतलब है जो अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उसमें ही प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, और कब? 2 सितंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना स्किप किए एंटर देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेंगी आने वाले पेपर्स के लिए। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार आपको हमने बताया था उपाधि जो है पटेल जी को किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। लौह महिला इंदिरा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग जो है 1899 में किया था, और कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका के जुलू सत्याग्रह के दौरान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह
1917 में किया था और कहां से? बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया था। तिनकठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 में। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था सूरत का अधिवेशन में, और इसकी जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। बोस नहीं, घोष, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ 1918 में। रास बिहारी घोष कौन थे भाई? हम लोगों ने देखा कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन जो अध्यक्षता इन्होंने किया था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल में। अब देखिए रास बिहारी बोस, घोष हम लोग देखा, आप लोग सब रास बिहारी बोस के बारे में जानते हैं, घोष के बारे में नहीं पता था, तो यहां से आपको पता चल गया कि सूरत कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। लेकिन अब हम बात करते हैं रास बिहारी बोस के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं। एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, और आजाद हिंद फौज के गठन में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा रास बिहारी घोष कौन थे और रास बिहारी बोस कौन थे। अब देखिए आसफ अली, देखिए आसफ अली भारतीय क्रांतिकारी थे और आगे चलकर भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। आसफ अली कौन थे? भारत के क्रांतिकारी थे और ये भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। ठीक है। अब देखिए अरुणा आसफ अली एक क्रांतिकारी महिला थी और आसफ अली की पत्नी थी। इन्हें आगे चलकर भारत रत्न भी दिया गया था। दोनों याद रखिएगा, आसफ अली पहले रेल मंत्री बने और अरुणा आसफ अली ये आसफ अली की पत्नी थी और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307 के द्वारा लगता है। आपातकाल 352 में वर्णित है। ठीक है, क्लियर। वित्तीय आपातकाल 307 और आपातकाल अनुच्छेद 352। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। दोनों में आपको समझ आ गया। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर और तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। हाइपरटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, और हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर। आप किसी से झगड़ते हैं तो आप बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहे हो, यानी कि अपना गुस्सा क्यों बढ़ा रहे हो। तो हाइपर मतलब उच्च और हाइपो मतलब निम्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइवर्नेशन, टाइवर्नेशन क्या है भाई? असमतापी जीवों के शीत निष्क्रियता को कहा जाता है, और एस्टिवेशन जो है असमतापी जीवों की ग्रीष्म निष्क्रियता को कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा। भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है? कैबिनेट सचिव। भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद जो है वो कौन सा है? कैबिनेट सचिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इस सेशन में। चलिए, यूपी सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्य सचिव, या कोई भी राज्य सरकार की अगर सर्वोच्च प्रशासनिक पद देखा जाए तो होता है आपका मुख्य सचिव का। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है, और यूपी सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। देखिए यहाँ यूपी की बात हो रही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में, आप कोई भी राज्य ले ले, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। शिक्षा का मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में। शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया और 2010 से लागू किया गया अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया अनुच्छेद 51A के तहत, और शिक्षा का मूल अधिकार जो है ये अधिनियम 2009 में लाया गया और 2010 से लागू किया गया अनुच्छेद 21A के तहत। बलवंत राय मेहता समिति जो थी वह त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी, और ये कब किया था? 1957 में। और अशोक मेहता समिति जो था द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था 1977 में। ठीक है, देखिए भारत में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ या कब हुआ? तो 1950 में हुआ। यूपी में जमींदारी उन्मूलन
कानून जो बनाया गया ये बनाया गया 1952 में। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो लगता है बल उसे हम आसंजक बल कहते हैं। अब देखिए ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, दोनों चीजों को आप समझ गए। बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देश के अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है? विश्व के किसी भी अंग्रेजी भाषा के लेखक को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार सिर्फ अगर पूछा जाए तो राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो विश्व के किसी भी अंग्रेजी भाषा के लेखक को दिया जाता है। लिंगानुपात जो हम मापते हैं या जो मेजर करते हैं, जो काउंट करते हैं, वो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को काउंट करते हैं, है ना। 1000 पुरुष पे कितना महिला है, यही लिंगानुपात होता है। अगर मान लीजिए कि 1000 पुरुष पे 800 महिला है तो एक लिंगानुपात हुआ। बाल लिंगानुपात 5 वर्ष की आयु तक के बालकों का निकाला जाता है। अमेरिका में लिंगानुपात जो है, अमेरिका में लिंगानुपात प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से निकाला जाता है। हमारे देश में जो लिंगानुपात काउंट किया जाता है, निकाला जाता है, वो 1000 पुरुष पे महिलाओं को काउंट किया जाता है, लेकिन अमेरिका में 100 पुरुषों पर महिलाओं को क्या किया जाता है? संख्या को निकाला जाता है। अब देखिए SEZ ये क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2005 में SEZ अधिनियम लगाया गया या लाया गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो भारत का EEZ समुद्र तल से 200 समुद्री मील तक विस्तारित है। वहीं EPZ की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, निर्यात संवर्धन जोन है, जो कि 1965 ईस्वी में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। वाडा, वाडा पता है आपको? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि विश्व भर में खिलाड़ियों पर मादक द्रव्य, शक्तिवर्धक दवाएं लेने पर वाडा प्रतिबंध लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाडा के बाद हम लोग देखते हैं नाडा। नाडा क्या है भाई? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये क्या है? भारत में डोप टेस्ट ऐसी संस्था के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, देखिए आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है भाई? आइसोटोप जो होता है उसको हम समस्थानिक भी कहते हैं। जब दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है तो उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। आइसोबार जिसको समभारिक कहते हैं, जिन तत्वों के परमाणु भार एक समान होते हैं आइसोबार या समभारिक कहे जाते हैं। देखा आपने क्या है आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस? आइसोटोप जो है जब दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक होता है तो उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। आइसोबार जिन तत्वों के परमाणु भार एक समान होते हैं, ठीक है, तो हम उसे आइसोबार कहते हैं। आइसोटोन जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे आइसोटोन या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1952 में किया गया और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि फिल्म फेयर पुरस्कार की जो शुरुआत है 1952 में किया गया और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसकी शुरुआत 1954 में किया गया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? फिल्म फेयर पुरस्कार 1952 में टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है। C6H12O6 ये किसका है भाई? ग्लूकोज का। अब देखिए यहाँ पे C12H22O11 ये सुक्रोज का है। C6H12O6 ये फ्रक्टोज का है। आपने देखा यहाँ पे ये दोनों को आप देख रहे हैं, ठीक है। C6H12O6 और 6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यहाँ पे जो है वह दोनों। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे ना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला मान लीजिए कि C6, आपको कुछ भी यहाँ C6H11O7 दे दिया तो आपका मैं हाँ फ्रक्टोज। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे
डाउट में रहेंगे और गलत करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो चीज़ें हैं वो कैसे हमें कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ देखा आप लोगों ने कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो एक होता है, ठीक है। सेलुलोज ये क्या है भाई, असंतृप्त होता है। सेलुलोज जो है असंतृप्त होता है। ओम ये क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। और MHO मोह जो है विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोह स्केल, मोह स्केल क्या है, मोह स्केल क्या है, पदार्थों की कठोरता को मापा जाता है इसके द्वारा। निर्जमीकरण ये जो है खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करने की विधि है, जिनमें उन्हें किसी विशिष्ट ताप कुछ विशिष्ट समय के लिए रखा जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जीवाणु को मुक्त कर देते हैं, बैक्टीरिया को हटा पाते हैं। लिटिल इंडिया, लिटिल इंडिया जो है ये आपका सिंगापुर में भारतीय बाहुल्य इलाका है, जहां 2013 में दंगा हुआ था। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। हाइड्रोकॉनिक्स ये मृदा विहीन कृषि को कहा जाता है। हाइड्रोकॉनिक्स मृदा विहीन जो कृषि होती है, यानी कि बिना मिट्टी की जो कृषि की जाती है, उसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एरोकॉनिक्स, एरोकॉनिक्स क्या है, जल विहीन कृषि को कहा जाता है, जिसमें पानी की यूज नहीं होती है। यूरो जो है यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनकी करेंसी है, मुद्रा है, जो कि 1999 में अस्तित्व में आई थी और 2001 में से लागू किया गया। यूरोजोन क्या है, जो देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाते हैं उन्हें यूरोजोन में शामिल किया गया है। वर्तमान में यूरोजोन में 19 देश हैं और 19वां देश जो है कौन सा है, लास्मानिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरो मापदंड प्रदूषण के मापदंड है। अब तक 4 मापदंड जारी किए गए हैं और लेटेस्ट जो है ये है छठा, जो कि आप BS6 यूज कर रहे हैं। जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, जो भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, वाहन यूज कर रहे हैं, BS6 का है। तो लेटेस्ट आपका BS6 है, ठीक है। 5 नहीं आया, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आया। यूरोस्टार यूरोप में चलने वाली अंत महाद्वीपीय ट्रेन है। WBC को हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं जिनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है। अमेरिकी पत्रकार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा वो था वेब मिलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको BPSC में पूछा गया है और साथ ही साथ इसको हमने देखा MPPCS, ठीक है, इसमें भी पूछा गया। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा वो था लुई फिशर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी के साथ रहा था पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, और जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा वो था लुई फिशर। राष्ट्रपति का दिल्ली में निवास स्थान क्या कहलाता है, रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति का हैदराबाद में निवास स्थान क्या कहलाता है, हैदराबाद हाउस, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कुफरी में है, और ये कौन से स्टेट में आता है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शिमला क्या है, कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मेरठ और गाजियाबाद में। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहाँ पे है भाई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर। देखिए राष्ट्रीय गन्ना संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, विवियन रिचर्ड्स को। और लिटिल मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर विवियन रिचर्ड्स और लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है, जो कि लंदन में है। टेनिस का मक्का विंबलडन को कहा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA, इसके संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सान्याल।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आजाद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए HSRA स्टैंड फॉर व्हाट? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो भगत सिंह थे। क्लियर? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और प्रथम अध्यक्ष जो थे भगत सिंह थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और कब किया था इसको स्थापना? 1828 में। आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1867 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन 1867 में। दोनों चीजों को आप देखिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय 1828, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1867, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन 1867। तो आप देख रहे हैं, है ना, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म और भारतीय ब्रह्म। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 में किया था। और आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण है जो कि आपके अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। अब देखिए, विक्टोरिया ये क्या है? सेशल्स की राजधानी है, कैपिटल है। और विक्टोरिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। देखिए, और विक्टोरिया की अगर बात करें तो भारत में जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही थी। देखा आपने यहाँ पे। अब देखिए, विक्टोरिया रोग भी है, हेमोफीलिया रोग जो है इसको विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को ही हुआ था। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी, साथ ही साथ पेपर के लिए भी। विक्टोरिया, और देखिए तंजानिया की झील है जहां से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे में। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी भी है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल भी है। विक्टोरिया भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। विक्टोरिया रोग क्या है? हीमोफीलिया को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यह जो रोग है महारानी विक्टोरिया को ही हुआ था। विक्टोरिया तंजानिया की एक झील है जहां से नील नदी निकलती है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास, देखिए कपास के साक्ष्य सबसे पहले जिस सभ्यता में पाए गए वह है मिस्र की सभ्यता। यहां से हमें कपास का साक्ष्य मिलता है। कपास की कृषि करने वाला पहला देश भारत है। और सबसे ज्यादा कपास की जो खेती होती है कहाँ पे होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है और ये दो जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे अधिक रंग है वह कौन सा देश है भाई? दक्षिण अफ्रीका। जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे कम रंग है वह है लीबिया। बंदर सेरी बेगावान, ये क्या है? ब्रुनेई की राजधानी है। बंदर सेरी बेगावान ये जो ब्रुनेई की क्या है? कैपिटल है। बंदर अब्बास ये जो है ईरान का बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। और ये कहां पे है भाई? केरल में। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी यानी शुरुआती राजधानी थी वो कहां थी? राजगिरी। राजगिरी जो कि अभी हम राजगीर के तौर पे जानते हैं। मगध साम्राज्य की कालांतर में राजधानी कहां हुई? पाटलिपुत्र, जो कि अभी हम पटना के तौर पे इसे जानते हैं। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी भाई? सुचेता कृपलानी 1963 में। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी थी। राजस्थान की पहला मुख्यमंत्री जो बनी थी या पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो बनी थी वसुंधरा राजे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती बनी थी। ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी बनी थी। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन बनी थी। और वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी थी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनी थी, जो कि अभी एमपी की क्या है और यूपी की क्या है? राज्यपाल है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी।
अब देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी, और तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन, और वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और अभी तक ये हैं। ठीक है, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी राबड़ी देवी बनी थी। अब देखिए आगे देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, जो कि जमींदारी के तौर पे हम जानते हैं। इसकी शुरुआत कार्नवालिस ने किया था, कब? 1793 में। रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत टॉमस मुनरो ने किया था 1815 में। महालबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा 1831 में किया गया था। तीनों याद रखिएगा, बंदोबस्त है आपका अस्थाई, रैयतवाड़ी और महालबाड़ी। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है, इसका गठन कब हुआ? 1860 में। आईपीसी को लागू कब किया गया? 1862 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में, और इसमें संशोधन जो किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन वो किया गया 1786 में। अंग्रेजों के काल में सत्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया 1878 में। भारत सरकार द्वारा सत्र अधिनियम कब लाया गया? 1959 में। अंग्रेजों के काल में जो लाया गया 1878 में, और भारत सरकार द्वारा लाया गया 1959 में। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। कोठारी समिति जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में सुधार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या है, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित, कोठारी समिति प्रशासनिक सेवाओं में सुधार से संबंधित। दोनों में आपने देखा क्या डिफरेंस है। अब देखिए बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण वो कब किया गया? 1969 में 14 बैंकों का। बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में 6 बैंकों का। ठीक है, आगे देखते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना। और देखिए वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी संख्या कितनी? सरकारी बैंकों की संख्या 12। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय, ठीक है, भारतीय गवर्नर जीडी देशमुख। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत पहली बार का जो गाया गया वो कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गान का पहली बार जो गायन हुआ ये हुआ 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसको किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद गाया था। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और सबसे आखिरी पुराण जो है स्कंद पुराण। दोनों चीज को याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? सुधोधन थे। और इनका जो वंश था वो कौन सा था? शाक्य वंश था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और इनका वंश था कोलीय वंश। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था और अशोक महान का पिता था। बिंदुसार और बिंबिसार में आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद नंदम थे और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, डायमेकस यूनान का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायोनिसियस जो था यूनान ग्रंथों में भगवान शिव को कहा जाता है। डायोनिसियस जो कहा जाता है वो यूनानी ग्रंथ में भगवान शिव को कहा जाता है, लॉर्ड शिव को कहा जाता है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था यूनान के द्वारा किया गया था। हकमनी का शासक था, कौन था? ड्रेमेडियस। कौन था? ड्रेमेडियस। ठीक है, अब देखिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह मछली, तीर और धनुष है। उत्तर प्रदेश सरकार से पहले अवध राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली, तीर, धनुष। उसी को अभी अपनाया गया। सक्रादित्य की उपाधि किसने ली थी?
कुमारगुप्त ने लिया था। शिलादित्य की उपाधि हर्ष ने लिया था। ठीक है, अब देखिए कविराय की उपाधि किसने लिया था भाई? समुद्रगुप्त ने। कविराज की उपाधि राजा भोज। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें कि जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुई। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि कुल 7 शासकों ने ली थी। याद रखिएगा, विक्रमादित्य की जो उपाधि है कुल 7 शासकों के द्वारा लिया गया था। विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, आपको पता है। चलिए, मध्यकाल में विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया था? हेमू ने लिया था। वर्मा को जीतकर अंग्रेजों ने, बर्मा को जीता था अंग्रेजों ने, और इसको भारत में कब मिलाया था? 1826 में। अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कब किया? 1937 में। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में इसको शामिल किया गया बर्मा को, जो कि अभी म्यांमार जाना जाता है, 1826 में, और इसको फिर 1937 में अलग कर दिया। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, शिवाजी और औरंगजेब के जय सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में, शिवाजी थे और औरंगजेब जो मुगल शासक था, इसके सेनापति था जय सिंह, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि फिर हुई 1776 में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। 1888 में इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी भाई? 1917 में। नील विद्रोह 1859 में हुआ था। बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अब देखिए, नील विद्रोह के बाद अगर हम बात करते हैं नील दर्पण। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। उसमें जिस विद्रोह का वर्णन है वो है सन्यासी विद्रोह। अगर आपसे पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह का कौन सी पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो है आनंद मठ। और ये किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में जिस विद्रोह का वर्णन है वो है नील विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की न्यूयॉर्क में स्थापना जो हुई थी वो मैडम वोलाटवस्की और कर्नल अलकाट के बीच हुआ था। इन दोनों के साथ किया गया था। और एक कब किया गया था? 1873 में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1873 में। और किसने किया था? मैडम वोलाटवस्की और कर्नल अलकाट ने। अब देखिए, ये तो हुई न्यूयॉर्क की बात। अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, भारत में जो स्थापना हुई मद्रास के निकट अड्यार में हुआ और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया 1882 में। संगीत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये होता है 7। संगीत में अचल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 2। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ये आपको वैरी होते रहता है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 95 है तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 160। ठीक है, ये चीजें हैं 160 है, लेकिन ये चीजें वैरी करती रहती है। वर्तमान में ये आपका वैरी करते रहता है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 552। 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत किए जा सकते हैं। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जल से डरने वाला रोग है। जल से अगर आपको डर लगता है तो आपको हाइड्रोफोबिया है। और हाइड्रोजेल कुष्ठ रोग की नाभिकीय चिकित्सा। हाइड्रोजेल जो है एक कुष्ठ रोग की नाभिकीय चिकित्सा होती है, कही जाती है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी जो है जल से उपचार करने की विधि है। जल से उपचार करने की विधि हाइड्रोपैथी कहलाती है। बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। अकार्बनिक बेंजीन की अगर हम बात करें तो B3N3। बेंजीन C6H6। अकार्बनिक बेंजीन की बात की जाए तो B3N3। डीएनए डायोक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टैंड फॉर व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, स्टील जो होता है इसमें क्या क्या होता है?
Fe होता है, क्रोमियम होता है और क्या होता है, C होता है। C मतलब कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील, Fe, क्रोमियम, कार्बन और निकिल ये मिले होते हैं। तो इस तरीके से जो 1000 इंपॉर्टेंट आपके कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले जो क्वेश्चंस थे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे